Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will talk about principles of insurance. So it means these are some principles which have to be followed in every insurance contract. कि जब भी हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, तो ये सारे प्रिंसिपल्स को हमें कंपल्सरीली फॉलो करना है, हमें भी और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इन्हें फॉलो करेगी। तो ये कुछ सर्टेन रूल्स की तरह हैं जो काम करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वॉल्व टू पार्टीज़ हैं, यानी जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो पर्सन और जो इंश्योरेंस की सर्विस देती है इंश्योरेंस कंपनी, उन दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ मतलब अच्छा विश्वास हो, दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड ना करें। मीन्स अगर जो इंश्योरेंस पर्सन करा रहा है वो अपना लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है, तो अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि वो बीमार है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको वो प्रॉपर अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कराने हैं। ये नहीं हो कि वो इंश्योरेंस ले, कुछ एक टाइम तक अपना प्रीमियम पे करे और इतने में उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उसके बाद अगर उसकी फैमिली जा कर के कॉम्पनसेशन डिमांड करेगी, इंश्योरेंस कंपनी तभी वो कॉम्पनसेशन देगी अगर उसने प्रॉपर सारी अपनी कंडीशन को इंश्योरेंस कंपनी के सामने डिस्क्लोज कर दिया था। अगर उसने नहीं बताया था कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने ये प्रिंसिपल को ब्रेक किया है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ को, अब हम आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। यही बात लागू होती है इंश्योरेंस कंपनी पर कि वो आपको सारी टर्म्स कंडीशंस के बारे में बताए कि आपकी पॉलिसी को अगर आप जल्दी जो है वो ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, अगर आपकी डेथ नहीं होती तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करे। तो यानी दोनों पार्टीज़ ने कुछ भी एक दूसरे से छुपाना नहीं है। और एक्चुअल में भी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, तो आपका मेडिकल पूरे आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हैं, अनफिट हैं। सो इस टाइप में नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जो इंश्योरेंस जिसका ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का, सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है, चाहे वो कोई पर्सन है चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब आपके साथ उसका कोई ना कोई जुड़ाव होना चाहिए कि अगर उसको कोई नुकसान हुआ, उस प्रॉपर्टी को या उस पर्सन को डैमेज हुआ उसमें कोई, तो आपको भी उससे फ़र्क पड़े, और अगर उसको कोई डैमेज नहीं होता है तो आपका भी उसमें बेनिफिट होना चाहिए। बेसिकली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो यहाँ दो कंडीशंस हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम जब आप पॉलिसी ले रहे हो उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अब जब पॉलिसी मैच्योर होगी, जैसे हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया, तो वो करवा सकता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है, उसकी लाइफ में उसका इंटरेस्ट है। अब अगर जब पॉलिसी के मैच्योर होने का टाइम हुआ या फिर उसकी वाइफ की जब डेथ हो रही है, उस टाइम पर उनका मान लो डाइवोर्स हो गया है, तो अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बिकॉज डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के टाइम जब आपने पॉलिसी ली थी, बस उस टाइम पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्सन की लाइफ में। देन आपका अगर इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होगी या इवेंट हैपन हुआ, डेथ हुई, उस टाइम पे अगर साथ नहीं भी हैं दो लोग, तो भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन जो बाकी के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, जर्नल इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस कराते हो,
वहाँ पॉलिसी जब आपने ली तब भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में, और जब आपको कोई एक्चुअल लॉस हो रहा है उस टाइम पे भी वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आप ही का होना चाहिए। आपकी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज क्लेम नहीं मिलेगा आपको। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कि जितना आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है ना, आपको क्लेम या कॉम्पनसेशन उतने का ही मिलेगा। सपोज करो मैंने अपने घर का 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कराया। अब एक्चुअल में मेरा घर जो है वो जल गया और मुझे 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे घर के जलने पर। तो अब क्योंकि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया था तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 लाख का क्लेम मांग लूँ। जितने का लॉस हुआ है वो लॉस कैलकुलेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी और उतना लॉस का पैसा मुझे दे देगी। हाँ, अगर लॉस अगर सपोज करो मुझे 7 लाख का हो जाए और मैंने जो पॉलिसी ली है वो 5 लाख की ही ली थी, उसके हिसाब से मैं अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही थी, तो कंपनी मैक्सिमम तो फिर उतना ही देगी जितना मैं उनको पे कर रही थी। मींस मेरा जो इतने का वैल्यू था मेरी पॉलिसी का 5 लाख का था, तो मैक्सिमम 5 लाख है। अगर लॉस उससे कम का है तो फिर कम ही देगी कंपनी। बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंसान की लाइफ की हम कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। वहाँ एक फ़िक्स अमाउंट है जो आपको मिल जाएगा एक पर्सन की डेथ पर। डेथ नहीं होती है तो आपने खुद का अगर इंश्योरेंस लिया है तो आपको मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप ऐसे लॉस नहीं कैलकुलेट करोगे कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ, क्योंकि किसी पर्सन के जाने से कितना लॉस होगा ये कोई एस्टिमेट करने का कोई टॉपिक ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं होगा अप्लाई, बाकी सब केसेस में होगा कि आपको एक्चुअल लॉस के जितना क्लेम दिया जाएगा या फिर मैक्सिमम उतना ही जितने की आपने पॉलिसी ली थी। देन है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी यहाँ पर कहता है कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है, उसी को ही वारंटी कहा जा रहा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि ये 2 तरह से हो सकती हैं कंडीशंस। कुछ तो आपकी पॉलिसी में लिखी होती हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सप्रेस्ड, कि वो एक्सप्रेस कर दी गई, लिख दी गई, और कुछ होती हैं आपकी यहाँ पर कि इम्प्लाइड हैं। इम्प्लाइड का मतलब कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करनी है, अगर नहीं भी कहा गया है तो आपको फॉलो करनी है। एक्सप्रेस्ड का मतलब कि क्लियरली आपको बताया जाएगा कि जैसे सपोज कीजिए आपने अपने शिप का इंश्योरेंस कराया है, तो आपको कुछ पोर्ट्स मतलब कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जहां आप उस पोर्ट पर नहीं ले जा सकते, वहां शिप को जो है वो लैंड करना मे बी सेफ नहीं है, तो वो लिस्ट होगी उसकी कि क्या आप नहीं कर सकते हैं। वो एक्सप्रेस्ड लिस्ट है। एक्सप्रेस का मतलब होता है बता देना। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप फॉलो कर रहे हैं। कुछ होती हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब कि आपको खुद समझना है कि वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सी के रास्ते से जो है अपने शिप को किन्हीं ऐसे रूट के थ्रू ले आओ जहाँ से पहले कभी कोई और शिप आ ही नहीं रहा है, फिर आपका शिप जो है कहीं से टकरा रहा है, कुछ हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम नहीं मांगोगे। मीन्स कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी है। मैंने फायर इंश्योरेंस कराया है और मैं घर के अंदर ऐसा नहीं कर सकती कि मैं ऐसा कोई केमिकल रख दूं जिससे आग लग जाए और साथ ही में मैं जो है सपोज करो कोई फायर इंस्ट्रूमेंट लेकर के जो है वो वहाँ ऐसा कुछ यूज़ कर लूँ। तो कुछ चीज़ें इम्प्लाइड हैं कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको खुद समझना है कि आप फॉलो करेंगे। तो ये दोनों ही आपको करनी है फॉलो, जो कंपनी ने कहा है वो भी, और कुछ इम्प्लाइड होती हैं जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आप फॉलो करेंगे। देन है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो आप क्लेम मांग रहे हो उसमें ना कंट्रीब्यूशन होगा कुछ कंपनीज का। कब होगा ये कंट्रीब्यूशन? सपोज करो आपने एक ही चीज़ का इंश्योरेंस, जैसे एक प्रॉपर्टी है आपकी, आपका घर, उसके लिए आपने
3 या 4 कंपनीज अलग अलग हैं, उनसे अलग अलग अमाउंट का इंश्योरेंस करा लिया, आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाएगी, किसी कंपनी से 2 लाख में, किसी से 5 लाख में, इस तरह आपने डिफरेंट पॉलिसीज़ ली हैं सेम घर के लिए। कल को आपका घर डैमेज हो जाता है तो जितने का भी लॉस आपका कैलकुलेट होके आएगा वो सारी कंपनीज मिल करके उस लॉस को पे करेंगी। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी आके आपको कहे कि लो जी आपका लॉस 5 लाख है तो हमारी तरफ से ये 5 लाख का लॉस का क्लेम आप रख लो। नो, टोटल 5 लाख रुपीज़ आपको पे होने हैं। अब वो कंपनी से आपने जिस रेशो में पॉलिसी ली हुई है, जैसे किसी कंपनी से 2 लाख की है, किसी कंपनी से आपने 3 लाख में ली है, तो इस तरह से वो कंपनीज अपना रेशो बना करके उस रेशो में जो है वो आपको लॉस को पे करेंगी। तो लॉस आपको एक सिंगल अमाउंट जितने का हुआ है उतना पे किया जाएगा और वो कंपनीज मिल करके करेंगी आपस में। बट ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आपने अपनी लाइफ का काफ़ी सारी कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है, आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को सारी इंश्योरेंस कंपनीज आकर के जितने की भी आपने पॉलिसी हर एक कंपनी से ली है उतना उतना अमाउंट वो आकर के आपकी फैमिली को पे करेंगी। और अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको मिलेगा हर एक कंपनी से फुल अमाउंट जितने की आपने पॉलिसी ली थी। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में, ये ध्यान में रखना है हमें। यहाँ कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे, जैसे एक पहले आया था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि वहाँ पर हमने ये कहा था कि आपको फुल अमाउंट मिलता है इंडेमनिटी में लाइफ इंश्योरेंस के केस में, बाकियों में आपको जितना लॉस हुआ उतना मिलेगा। यहाँ भी सेम बात है, बाकी सारे इंश्योरेंस में कंपनीज कंट्रीब्यूशन डाल के अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस कराया है तब तो वो आपको जितने का लॉस है वो सारी आपस में अपना कंट्रीब्यूशन करके पे करेंगी। और लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको फुल अमाउंट मिलेगा हर एक कंपनी से, वो कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह का स्टेप नहीं लेंगी। देन है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब है कि एक बार अगर आपको क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने सपोज करो घर का इंश्योरेंस कराया, अब मुझे जो है वो घर में मेरे जो भी फायर की वजह से नुकसान हो रहा है तो अब मेरे को क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया तो अब जो भी बचा हुआ घर का वेस्ट है जो फायर की वजह से ख़राब हुआ, आग लगने की वजह से, मैं उसको बेच के कोई पैसा नहीं कमा सकती क्योंकि अब वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, बिकॉज उसने मुझे उसके लिए क्लेम दे दिया। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये भी सारे तरह के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होगा, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, कि ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में किसी की डेथ होती है तो उसके बाद वो कंपनी आकर के फैमिली को पे करे क्लेम, अब वो कहे कि ये डेड पर्सन हमारा है। नो, वहाँ नहीं अप्लाई है ये चीज़, कि वहाँ तो आपके पास जो डेड पर्सन है वो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह के केस में वो सारा फिर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का उस पर हक अधिकार हो जाता है। देन है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है कि आप अपनी तरफ से हर एक एफर्ट करोगे लॉस को मिनिमाइज करने का। ऐसा नहीं है कि आग लग रही है आपके गोदाम में, क्योंकि आपका गोदाम इंश्योर्ड है तो आप सोचो कि चलो आराम से मैं रहता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे। क्लेम नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने हर एक वो एफर्ट नहीं किया जिससे आप उस लॉस को कम कर सकते थे। आपको कॉल करना होगा यहाँ पर ताकि जो है वो आपकी आग पर कंट्रोल किया जा सके, वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा हमें। तो इस टाइप में हर एक इम्पोर्टेंट स्टेप आप लेंगे। देन है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो नियरेस्ट कॉज होगा आपके लॉस का, जो भी आपको पेरिल हुआ है, यानी जो भी आपका
जिस भी खतरे की वजह से आपको लॉस हुआ है, जो नियरेस्ट कॉज होगा ना, उसको कंसीडर किया जाएगा कि भाई आपने जो है वो आपकी लॉस की जो क्षतिपूर्ति है, जो क्लेम है, वो पूरा करने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको लॉस होता है, वो पहले से पॉलिसी में बताई जाती है कि इन चीज़ों की वजह से लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कई बार लॉस कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी हो जाता है जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी के कवर में नहीं है, कि उन्होंने नहीं कहा था कि इस वजह से लॉस होगा, ये वाले जो खतरे हैं ये हम पे करेंगे। तो उस टाइम पे कंपनी नियरेस्ट कॉज को कंसीडर करती है, और अगर ऐसा कोई कॉज उन्हें नहीं मिलता है तो वो क्लेम नहीं भी देगी कि कुछ ऐसी रीज़न की वजह से आपको लॉस हो गया, जो रीज़न कंपनी कह रही है कि हम उस क्लेम को कवर नहीं करते हैं, देन आपको नहीं मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द होल टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर हो रही हैं, कि इन चीज़ों को हम कवर करते हैं, कि कल को इन रीज़न्स की वजह से आपको लॉस हुआ तो हम इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देंगे, और कुछ रीज़न्स वो कवर नहीं भी करेंगे, तो ये पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, जो हर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। कुछ एक इसमें हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।